हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन की यूनिट 4 के बारे में दैट इज कॉलोनियल एजुकेशन इन इंडिया। तो आज हम यूनिट 4 करेंगे। उसका जो टॉपिक होगा ए पार्ट कॉलोनियल एजुकेशन इन इंडिया, औपनिवेशिक भारत में शिक्षा के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। कॉलोनियल एजुकेशन था क्या? कॉलोनियल एजुकेशन था जो किसने स्टार्ट किया था? ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था। ब्रिटिश जब आए थे इंडिया में 1600 में वो ट्रेडिंग के लिए आए थे सबसे पहले। फिर उसके बाद उन्होंने अपना साम्राज्य वगैरह सब यहाँ पे जमा लिया। तो जो कॉलोनियल एजुकेशन था वो तभी से स्टार्ट हुआ था, तब ब्रिटिश इंडिया आए थे। उन्होंने कुछ सोचा पहले, इंडिया की जो एक तरह से इंडिजीनियस एजुकेशन थी उसको ख़त्म करके फिर उसके बाद जो अपनी एजुकेशन है उसको लाए ताकि उनका काम ईजी हो जाए। इट वॉज डिज़ाइन प्राइमली टू सर्व द एडमिनिस्ट्रेटिव नीड। तो ये बनाया क्यों था? अब ये एजुकेशन क्यों लाए थे हमारे इंडिया में, अपनी वाली एजुकेशन? क्योंकि इन्होंने हमारे जो इंडिया पे राज कर लिया था एक तरह से। फिर उसके बाद उन्हें ज़रूरत पड़ी कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स की, कुछ ऐसे लोगों की जो काम काज कर सके। उस चीज़ के लिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को पूरा करने के लिए जो उनके काम होते थे पैसे से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो उन सब चीज़ों के लिए उन्होंने एजुकेशन देना स्टार्ट किया था। तो ये पर्पज़ था क्या? एजुकेशन का, उनकी एजुकेशन लाने का इंडिया में। उसके बाद है द सिस्टम एम्फोसाइज वेस्टर्न नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड यूरोपियन आइडल्स वाइल नेग्लेक्टिंग ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग एंड इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम। तो इससे पहले जो इंडियन एजुकेशन थी, जैसे संस्कृत में पढ़ाना बच्चों को, है ना, उससे पहले जो हमारा मुगल एम्पायर था, तो उस सब चीज़ों को ख़त्म करके इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? इन्होंने स्टार्ट कर दिया अपनी एजुकेशन जो कि इंग्लिश में थी, और वेस्टर्न नॉलेज पे एम्फोसाइज स्टार्ट कर दिया कि इंडिया को और चीज़ों के बारे में, मतलब अपने देश के बारे में अच्छा बताना, अपने देश की बढ़ाई करना। तो वेस्टर्न नॉलेज के बारे में स्टार्ट कर दिया बताना इस इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड यूरोपियन आइडल्स की, जो यूरोप से जो उनके आइडल्स थे, मतलब जिनको वो महान मानते, जैसे एलिजाबेथ के बारे में ना, इन अपनी क्वीन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें बताना स्टार्ट कर दिया। बाय नेग्लेक्टिंग जो ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग थी, जो पहले से चली आ रही थी इंडिया की लर्निंग, जो इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम था, उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया था किसने? कॉलोनियल एजुकेशन ने। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ मैकले मिनट्स। तो मैकले मिनट्स ऑन एजुकेशन 1835 में दिया गया था। ये दिया गया था मैकले जो थे, थॉमस बैबिंगटन मैकले के द्वारा ये मैकले मिनट दिया गया था। इसको मैकले मिनट क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने इसका नाम रख दिया। उन्होंने एजुकेशन के ऊपर जो चेंजेस लाना स्टार्ट किया था, तो उसके बारे में इन्होंने बात की थी अपने इन मिनट्स के बारे में। इट वॉज रिटर्न इन 1835 बाय थॉमस बैबिंगटन मैकले। जो ये पर्सन है वॉज अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट दैट शेप द एजुकेशन सिस्टम इन कॉलोनियल इंडिया। तो जब कॉलोनियल इंडिया था, मतलब जब इंडिया पे राज हो गया था किसका? ब्रिटिशर्स का। तो तब ये जो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने एजुकेशन के बारे में बात की, जिन्होंने जो हमारी इंडिजीनियस एजुकेशन थी, पुरानी जो एजुकेशन थी जो पहले से चली आ रही थी, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करने का सोचा था इस मिनट के ज़रिए। इन्होंने क्या किया था? मैकले वॉज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन, ब्रिटिशर्स हिस्टोरियन थे ये, पॉलिटिशियन थे और मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इनको क्या बनाया हुआ था? गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनाया गया था, उसका मेंबर। हिज मिनट स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। जो उनके मिनट्स थे, मतलब जो उन्होंने सलाह दी थी लोगों को, क्या दिया था कि इंग्लिश में ही क्या होनी चाहिए? एजुकेशन होनी चाहिए इंडिया में भी। एंड इट लेड टू ऑफिशियल अडॉप्शन ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो उनके मिनट के ज़रिए फिर क्या हुआ? इंडिया में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, मतलब अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, अपनाना स्टार्ट कर दिया लोगों ने इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्योंकि उन्हें तो वो क्यों सीखेंगे? उनकी हमारी भाषा हिंदी संस्कृत है ना, वो अपना राज फैलाना चाहते थे इंडिया पे, तो उन्होंने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दी थी। तो उन्होंने सबसे पहले जो मैकले था, उन्होंने पता है क्या किया था? उन्होंने पहले जो हमारे इंडिजीनियस डॉक्यूमेंट्स थे, बुक्स थी, वो सब देखना स्टार्ट किया। तो इन्होंने बहुत कोशिश की ब्रिटिशर्स ने पहले तो कि कैसे करा जाए, हमें इंडियंस को कैसे ख़त्म करें या फिर एक तरह से अपना राज कैसे लाएं। तो उन्होंने, मतलब जो मैकले थे कहा जाता है, इन्होंने क्या किया था कि अपनी जो ये सारी चीज़ें उन्होंने एजुकेशन पे फोकस कर दी कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी हेल्प से हम इंडिया की जो
इकोनॉमी है, इंडिया की जो पावर है उसको डाउन कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन पे फोकस किया कि हम अपनी एजुकेशन ले आएंगे, अपने लोग ले आएंगे, तो उससे इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है और बाकी सारी चीज़ें हैं वो एक तरह से ख़त्म ही हो जाएंगी। सो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था मैकले का? टू एस्टेब्लिश इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो सॉरी, तो इनका ऑब्जेक्टिव था इस मैकले मिनट का कि इंग्लिश को मीडियम ऑफ एजुकेशन रखा जाना चाहिए, कि इंग्लिश ही अडॉप्ट होनी चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सब लेवल में। टू एजुकेटेड अ स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडियन एंड इलाइट क्लास हु वुड एक्ट एज इंटरप्रेटर्स बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मासेस। अब वो एजुकेशन सब लोगों के लिए नहीं थी, वो सिर्फ किसके लिए थी? उन लोगों के लिए जो इलाइट वर्ग थे, जो बहुत धनी वर्ग थे, है ना, जो बहुत क्लासी लोग थे। तो उनके लिए ये सारी जो एजुकेशन थी उनको दी गई थी, ताकि वो क्या बन सके? इंटरप्रेटर बन सके ब्रिटिश और मासेस के बीच में, मतलब लोगों के बीच में और बाकी जनता के बीच में, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें तो हिंदी आती थी, बट इंडियंस को, जो इंडियन में जो इलाइट वर्ग थे, जो धनी लोग थे, है ना, जिनको पता था थोड़ी बहुत एजुकेशन के बारे में, उनको उन्होंने इंग्लिश सिखाना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो इंटरप्रेटर मतलब कि काम कर सके, कि जैसे वो इंग्लिश में बोलेंगे हमारे इंडियन से, किसी इलाइट पर्सन से, फिर वो एक तरह से उस भाषा को कन्वर्ट करके हिंदी में बाकी लोगों को बताएगा। तो इंटरप्रेटर का काम करना स्टार्ट करा, इसलिए उन्होंने एजुकेशन स्टार्ट की थी। सो टू रिप्लेस ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स बेस्ड ऑन संस्कृत एंड पर्शियन विद वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन। तो इन्होंने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, किसके साथ? अपनी वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन के साथ, मतलब अपनी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के साथ। सो इन्होंने पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, उसके बाद है टू प्रमोट वेस्टर्न नॉलेज, साइंस एंड लिटरेचर ओवर इंडिजीनियस लर्निंग। तो इन्होंने क्या प्रमोट किया? वेस्टर्न नॉलेज को, मतलब जो उनके पास जो नॉलेज थी, उनकी जो नॉलेज थी, उनके जो कल्चर्स थे, ट्रेडिशंस थे, उनको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। उनकी साइंस से रिलेटेड चीज़ें, है ना, साइंस इन द सेंस की उनकी जो सारी चीज़ें थी, जो प्रूव थी, और बहुत सारी चीज़ें, और लिटरेचर मतलब किताबें, उन्हीं के राइटर्स के बारे में पढ़ाना, तो वही सब उन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया इस मिनट के ज़रिए, इंडिजीनियस लर्निंग को छोड़ के, जो हमारी पुरानी लर्निंग थी एक तरह से। फिर उसके बाद है टू ट्रेन इंडियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब लोगों को एक तरह से ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी। किस चीज़ के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के लिए, कि वो अब एडमिनिस्ट्रेटिव का भी काम संभाले, मतलब वो इंटरप्रेटर ही नहीं, जो बाकी के काम काज हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जैसे कि चीज़ों को संभालना, पेपर्स को संभालना, है ना, फाइनेंशियल नीड्स को देखना, इकोनॉमी को देखना, तो उन सब में भी इंडियंस को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे किसके? मैकले मिनट के। उसके बाद है की फीचर्स ऑफ मैकले मिनट, की फीचर्स क्या हैं अब उसके। अब जैसे ऑब्जेक्टिव से ही आप फीचर्स बना सकते हो इजीली। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? कि इंग्लिश मीडियम को प्रमोट करना, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना, है ना, इंटरप्रेटर्स लाना। तो यही आप एक तरह से फीचर्स में लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा एक अलग करके, है ना, पॉइंट में। उसके बाद क्या था फीचर? सबसे पहला, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो मैकले क्या सोचते थे? कि इंडियन लैंग्वेज वर इनएडिक्वेट। तो उन्होंने ये सोचा कि इंडियन एजुकेशन है ना, वो बिल्कुल ख़राब है, इनएडिक्वेट है, हमारे किसी काम की नहीं है। एडवांस लर्निंग के लिए जो हमारी हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा, पर्शियन भाषा थी, उसको बिल्कुल उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। उन्होंने ऐसा लोगों के मन में विचार डाल दिया। सो ही आर्ग्यूड दैट वेस्टर्न लिटरेचर एंड साइंस वर फार सुपीरियर टू इंडियन नॉलेज, कि इंडियन नॉलेज बिल्कुल ख़राब है, और जो वेस्टर्न लिटरेचर और जो साइंस है वो सुपीरियर है इस इंडियन नॉलेज से, है ना। तो उन्होंने एजुकेशन पे सबसे पहले हाथ मारा। हमारी जो एक तरह से इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, या यूनिटी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एजुकेशन पर फोकस किया, कि हमारी एजुकेशन को ही तहस नहस कर दो, है ना। सो ही फेमसली स्टेटेड, इन्होंने कहा था, सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडियन अरेबिया। मतलब इन्होंने कितनी आलोचना की थी इंडिया की, बिल्कुल ही बेकार तरह से, जो कोई भी इंडियन सहन नहीं कर सकता। बट क्या करें, हमें आज भी उनको पढ़ना पड़ रहा है, और उनको अपने पेपर्स में लिखना पड़ रहा है पास होने के लिए, है ना। बट क्या कर सकते हैं। सो ही फेमसली स्टेटेड, उन्होंने कहा था कि
जो गुड यूरोपियन लाइब्रेरी होती है ना, यूरोप की जो लाइब्रेरीज इंग्लैंड वगैरह की, तो ये इनका एक शेल्फ ही काफ़ी है ना। एक शेल्फ ही इतना अच्छा है कि जितना पूरी इंडिया की जो नेटिव लिटरेचर जो थी, मतलब ग्रंथ थी, किताबें थी, उनसे यूरोप का सिर्फ एक शेल्फ ही बढ़िया। तो मतलब उन्होंने कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया इंडिया की बुक्स को, इंडिया की नॉलेज को, दैट वॉज वेरी इनएप्रिशिएबल। ठीक है, क्या कर सकते हैं। सो उसके बाद है क्रिएशन ऑफ अ क्लास ऑफ इंटरप्रेटर्स। उसके बाद उन्होंने, उनका की फीचर क्या था कि उनको क्या बनाना था, इंटरप्रेटर बनाने थे, मतलब अपने जो एक तरह से ट्रांसलेटर जिन्हें बोल सकते हैं ना, जो ट्रांसलेट कर करके बताते हैं, तो वही बनाने थे उन्हें। तो मैकले एजुकेशन पॉलिसी एम्ड एट एजुकेटिंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडियन, कि सिर्फ उन्हें स्मॉल ग्रुप को ही, सब लोगों को नहीं पढ़ाना था, अपने बेनिफिट के लिए पढ़ाना था उन्हें, लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं। तो उन्होंने स्मॉल ग्रुप को ही पढ़ाना स्टार्ट किया, हु वुड बी लॉयल टू द ब्रिटिश, जो एक तरह से चमचे थे किसके, ब्रिटिशर्स के। सो दिस एजुकेटेड क्लास वुड एक्ट एज मीडिएटर्स। तो वो जो एजुकेटेड पर्सन्स थे वो मीडिएटर्स का काम करते थे ब्रिटिश रूलर्स और इंडियन पॉपुलेशन, मतलब बाकी इंडिया की जनता के बीच में। He described them as a group of people, India in blood and color, but English in taste, opinion, moral and इंटेलेक्ट। तो उन्होंने उन लोगों को क्या बोला कि इन लोगों को इलाइट वर्ग के लोगों को, जो एक तरह से बहुत स्मॉल नंबर्स में थे, तो उन्होंने उसको उनको ये बोला कि वो ऐसे तो इंडियन है, उनका खून भी इंडियन है, कलर में भी इंडियन जैसे दिखते हैं, बट इंग्लिश इन टेस्ट, बट उनका जो टेस्ट है वो चेंज हो चुका है। इट मीन्स कि उन्हें अब क्या पसंद आने लगे, इंग्लिश चीज़ें पसंद आने लगे, यूरोपियन चीज़ें पसंद आने लगे, ओपिनियंस उनके अलग हो गए, मोरल्स उनके अलग हो गए, इंटेलेक्ट मतलब उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है, माइंड है जो, वो इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो उन्होंने उस ग्रुप को ऐसे, एक तरह से पानी मारने वाली बात थी, है ना, इंडिया को तहस नहस करने वाली बात थी, ऐसी बातें उन्होंने कही थी। सो उसके बाद आता है थर्ड वन इज रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन। इन्होंने क्या कर दिया था, ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो मैकले ने बोला था कि वैल्यू ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन बेस्ड ऑन संस्कृत, अरेबिक एंड पर्सियन। तो उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया था, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था कि कोई भी ज़रूरत नहीं है संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन पढ़ने की। ही बिलीव दैट ब्रिटिश एजुकेशन वुड सिविलाइज इंडियन। उन्होंने कहा था कि सिर्फ ब्रिटिश एजुकेशन ही ऐसी है जो सिविलाइज कर सकती है, मतलब लोगों को अच्छा बना सकती है इंडियंस को, एंड मेक दैम मोर यूजफुल टू द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। और जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते थे, है ना, उनको उनके लिए यूजफुल बना सकती है। कैसी एजुकेशन, ब्रिटिश एजुकेशन। सो इंडिजीनियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वर नेग्लेक्टेड, तो उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया, बिल्कुल ही उनको अनदेखा कर दिया गया, इन फेवर ऑफ इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेजेस। तो उन्होंने इंग्लिश स्कूल और कॉलेजेस खोलने की भी बात की थी। उसके बाद है फोर्थ वन इज गवर्नमेंट फंडिंग फॉर इंग्लिश एजुकेशन। तो अब क्या हुआ कि उनके की फीचर क्या थे, एक की फीचर क्या था कि गवर्नमेंट भी फंड करती थी इंग्लिश एजुकेशन के लिए। सो मैकले रिकमेंडेड गवर्नमेंट फंड शुड बी यूज्ड ओनली फॉर इंग्लिश एजुकेशन, कि उन्होंने बोला जो गवर्नमेंट जो फंड देगी ना, वो सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन के लिए ही यूजफुल होने चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन के ही काम आने चाहिए, नॉट फॉर द प्रमोशन ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस मतलब जो वहाँ की प्राचीन भाषा है, मतलब जैसे इंडिया की जो प्राचीन भाषा है, रीजनल लैंग्वेजेस है, इंडियन लैंग्वेजेस है, उसको उन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। सो दिस लेड टू द क्लोजर ऑफ मैनी ट्रेडिशनल इंडियन स्कूल्स एंड मदरसाज, है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो इंडिया के जो ट्रेडिशनल इंडियन स्कूल्स थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, और मदरसा जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी एक तरह से पढ़ती है, उन सबको इन्होंने ख़त्म कर दिया था, तहस नहस कर दिया था इन सब चीज़ों का। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा मैकले मिनट का इस चीज़ों पे, कि अब मैकले मिनट आई तो उस चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा एक तरह से इंडिया में, है ना। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, वैसे तो पॉजिटिव में तो नहीं देना चाहिए था, बट पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इससे हम दूसरी नॉलेज भी जान पाए। तो इससे हम वेस्टर्न नॉलेज भी जान पाए, साइंस के बारे में जान पाए, लिटरेचर के बारे में जो दूसरे देश की थी उनकी कल्चर के बारे में जान पाए, उनकी साहित्य पढ़कर, बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो ये इंडियन एजुकेशन में पार्ट बन गए थे। उसके बाद ग्रोथ ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, कि उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन में ही इंग्लिश एज अ मीडियम रख दिया था इंस्ट्रक्शन के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस में, कि सभी को इंग्लिश ही पढ़नी है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एन एजुकेटेड क्लास, कि उन्होंने क्या कर दिया था, एक एजुकेटेड क्लास का फॉर्मेशन कर दिया था, क्या मतलब डिवाइड कर दिया था लोगों को कि एक एजुकेटेड क्लास है, एक अनएजुकेटेड क्लास है ना। सो उन्होंने क्या करना था, न्यू क्लास ऑफ इंडियन एमर्ज हु प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो
अब उन्होंने एजुकेशन लाई तो उसकी वजह से क्या हुआ, एजुकेटेड क्लास बन गई, तो उसकी वजह से जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट है जिन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले करा है ना, ये एजुकेशन की वजह से ही तो आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके पास एजुकेशन ही नहीं है, एजुकेशन सिर्फ आप किताबी भाषा नहीं बोल सकते, आपका ज्ञान और तरह से भी है ना, कि अगर आपको कोई दबा रहा है तो आप उसको समझ सको कि हाँ भाई ये मुझे सप्रेस कर रहा है ना, ये मुझे एक तरह से कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो वही होती है एजुकेशन की, जब आप जागरूक हो जाओ किसी चीज़ के लिए। सो उससे एजुकेटेड क्लास का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद है नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे, नेग्लेक्ट फॉर इंडिजीनियस एजुकेशन, जो हमारी इंडिजीनियस एजुकेशन थी, पुरानी एजुकेशन थी, पुरानी भाषाएं थी, उनको उन्होंने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। लिमिटेड एजुकेशन एक्सेस कर दिया था, सिर्फ स्मॉल इलाइट ग्रुप ही एजुकेशन ले पाता था, बाकी के लिए कोई भी एजुकेशन नहीं थी, ख़त्म कर दिया था उन्हें। सो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस क्या था कि द एजुकेशन सिस्टम वॉज डिज़ाइन टू सर्व, सिर्फ ये जो एजुकेशन थी वो किसके लिए थी, कि ताकि जो इंडिया के लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव नीड पूरी कर सके उनकी, है ना, रादर देन इंडियन सोसाइटी से उन्हें कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस अपने मतलब के लिए एजुकेशन स्टार्ट की थी। सो ये था इम्पैक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इतना समझ में है ना कि मैकले मिनट का क्या था। 1835 में ही मैकले मिनट आया था। इसके बाद इन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए, मतलब इन्होंने एक तरह से आप बोल सकते हो नेगेटिवली ही हमारे इंडिया की लैंग्वेजेस को बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट में डाल दिया। लोगों के मन में ये डाल दिया कि इंडियन एजुकेशन इज़ नॉट सफिशिएंट, या फिर वेरी, एक तरह से बोल सकते हो इट इज़ नॉट दैट वैल्यूएबल, है ना। उन्होंने बोलते ना कि शेल्फ है हमारी, एक शेल्फ ही उनके पूरे इंडियन लिटरेचर से भी बड़ी है ना। सो ये एक तरह से इन्होंने नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था लोगों पे। उसके बाद आता है सेकंड वन इज वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच 1854 में इनका आया था। ये किसके द्वारा किया था, चार्ल्स वुड के द्वारा दिया गया था, जो कि ये है चार्ल्स वुड। तो इन्होंने वुड डिस्पैच दिया था 1854 में। तो 1854 में चार्ल्स वुड, जो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष, तो प्रेसिडेंट थे किसके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, ये अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। इन्होंने क्या किया था, भारत में शिक्षा सुधारों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था। मैकले से थोड़े अच्छे थे ये, मतलब उतने भी अच्छे नहीं, बट उनसे थोड़ा सही काम किया था इन्होंने, जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। तो इन्हें भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की नींव रखी थी। भारत में क्या रखा था इन्होंने, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो चुका था, इंस्टीट्यूशंस बनने स्टार्ट हो चुके थे। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें करी थी। तो इन्होंने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वुड डिस्पैच। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू एक्सपेंड एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इन्होंने बोला था कि अब एक्सपेंड कर दो, है ना, और एक ऑर्गेनाइज वे से एजुकेशन सिस्टम लाओ इंडिया में। टू प्रमोट बोथ वर्नाकुलर एंड इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब जो लोकल लैंग्वेज थी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों ही प्रमोट करो। देखो इन्होंने थोड़ी सही बात की थी ना, एज कम्पेयर टू दैट मैकले। तो मुझे वो पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है उसकी कोई भी बात। सो टू प्रमोट बोथ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेजेस इन एजुकेशन, इन्होंने बोला था कि दोनों ही लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए बोला था, लोकल लैंग्वेजेस भी और इंग्लिश लैंग्वेज भी। उसके बाद है टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम एट द प्राइमरी, सेकेंड एंड हायर लेवल। इन्होंने क्या कहते हैं, एक स्ट्रक्चर बना दिया था एजुकेशन सिस्टम का, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर लेवल पे, कि प्राइमरी पे छोटे बच्चे आ जाएंगे, फिर सेकेंडरी पे जो मिडल वाले आते हैं बीच में, हायर पे फिर जो कॉलेजेस और 11th-12th के बच्चे होते हैं। तो इन्होंने ऐसा कर दिया था, ऐसा स्ट्रक्चर सिस्टम बनाने के लिए बोला था। उसके बाद टू एस्टैब्लिश फीमेल एजुकेशन, इन्होंने फीमेल एजुकेशन पे भी ध्यान दिया, इन्होंने फीमेल एजुकेशन के बारे में बात किया। और ये भी बात की कि टीचर को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होने चाहिए टीचर्स के लिए, ताकि जो चीज़ें आ रही हैं, न्यू चीज़ें आ रही हैं, अपडेटेड चीज़ें, उससे वो अपडेट रहे उस इन्फॉर्मेशन से। फिर उसके बाद है टू इंट्रोड्यूस टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन, मतलब जो स्किल्ड एजुकेशन होती है, लाइक अनलाइक दैट योर सिलेबस, है ना, ये जो सिलेबस है आपका, इसके अलावा जो आपकी स्किल्ड एजुकेशन होती है, जैसे आपको टीचिंग करना सिखाना, है ना, लेसन प्लान बना के आपको टीचिंग के लिए, एक तरह से टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स को इंडक्शन प्रोग्राम वगैरह होता है, तो इन सब चीज़ों में लेके जाना। तो इन्होंने इस पर फोकस किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि टेक्निकल एजुकेशन भी होनी चाहिए, मतलब साइंस से रिलेटेड भी एजुकेशन होनी चाहिए, और वोकेशनल एजुकेशन भी। उसके बाद है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट थ्रू द ग्रांट इन एड सिस्टम। तो इन्होंने फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड किया था टू प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, उनको इन्होंने सहायता भी दी थी, फाइनेंशियल सहायता भी दी थी थ्रू द ग्रांट इन एड सिस्टम। तो इन्होंने ग्रांट इन एड सिस्टम जो इनके सरकार में चलता आ रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के, तो उसमें से उन्होंने उसको सहायता भी
एक तरह से सहायता भी दी, फाइनेंशियल सहायता। सो क्या की फीचर्स थे, आप ऑब्जेक्टिव से भी बहुत इजीली लिख सकते हो। तो फीचर्स क्या थे, सबसे पहले तो इन्होंने 3 टायर एजुकेशन सिस्टम बना दिया था, हमने बात की थी अभी। तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि एजुकेशन को 3 लेवल पे बांट देना चाहिए, जैसे ये यूजीसी नेट वगैरह में और बाकी सारे बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ चुके हैं कि किसने सबसे पहले रिकमेंड किया था 3 लेवल के बारे में। सो वुड डिस्पैच ही थे, मतलब चार्ल्स वुड ही थे जिन्होंने वुड डिस्पैच में 1854 में ये बताया था या रिकमेंड किया था। सो इन्होंने बोला कि प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में शिक्षा को या लेवल को बांट देना चाहिए। तो प्राइमरी एजुकेशन में बेसिक एजुकेशन वर्नाकुलर की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो लोकल लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, मेनली इन विलेजेस, है ना। जो विलेजेस हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं इन सब चीज़ों से, दूसरी भाषाओं से, वो तो सिर्फ एक एरिया में ही रहते हैं, वो बाहर भी नहीं जाते कहीं, है ना। तो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन को बोला था इन्होंने कि दोनों ही तरह से होनी चाहिए, इंग्लिश भी होनी चाहिए, वर्नाकुलर भी होनी चाहिए, मतलब लोकल लैंग्वेज भी होनी चाहिए इन डिस्ट्रिक्ट स्कूल की। डिस्ट्रिक्ट स्कूल में दोनों तरह की लैंग्वेजेस होनी चाहिए, इंग्लिश भी और वर्नाकुलर भी। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने बोला था कि यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस फॉर एडवांस लर्निंग। इन्होंने बोला था कि हायर एजुकेशन के लिए क्या बनाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज का निर्माण होना चाहिए, ताकि बच्चों को इसके अलावा भी मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस लर्निंग आए। तो ये जो था हायर एजुकेशन, इन्होंने बोला ये इंग्लिश में ही होना चाहिए। ओके, सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, इनके टाइम पे क्या हुआ था, 3 यूनिवर्सिटीज़ बनी थी हमारे इंडिया में। सो दीज आर 3 मेजर यूनिवर्सिटीज़ दैट आर फाउंडेड इन 1857। सो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे या फिर मुंबई जो आज बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ बनी थी कब, 1857 में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, जब आप यूजीसी नेट के लिए पेपर दोगे तो थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इन सब चीज़ों को ध्यान से ही पढ़ना अपने पेपर के लिए भी और जो आके आप तैयारी करोगे एग्जाम्स के लिए उनके लिए भी। तो 1857 में इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण हुआ था। उसके बाद दीज यूनिवर्सिटीज़ आर मॉडल्ड आफ्टर लंदन यूनिवर्सिटी, कि इन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको किसके बेस पे बनाया था, लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे, मतलब जैसी वो दिखती थी, जैसी वहाँ पे एजुकेशन थी, उसी के बेस पे इन्हें बनाया था। प्लेड अ की रोल इन डेवलपिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा हायर एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, इंडिया की हायर एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। ओके, उसके बाद आता है थर्ड वन इज यूज़ ऑफ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, कि इन्होंने बोला था कि इंग्लिश भी होनी चाहिए और वर्नाकुलर भी होनी चाहिए। तो इन्होंने दोनों लैंग्वेजेस पे फोकस किया था कि प्राइमरी एजुकेशन है जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पे होनी चाहिए और जो हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश पे ही होनी चाहिए। तो दिस पॉलिसी एम टू मेक एजुकेशन मोर एक्सेसिबल टू इंडियन वाइल प्रमोटिंग वेस्टर्न नॉलेज एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पॉलिसी किसके लिए थी, ताकि इंडिया के जो लोग हैं उनको थोड़ा आराम मिले, है ना, एक तरह से आराम मिले या फिर एक्सेस कर सके एजुकेशन को, कि कोई भी लोग वंचित ना हो एजुकेशन से। ठीक है, कि अब जो इनका जो मेन फोकस था वो तो क्या ही था, वेस्टर्न और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वेस्टर्न नॉलेज प्रमोट हो और दूसरी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। पढ़ाते तो वो वही थे, अपने देश के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, बट क्या करते थे कि प्राइमरी एजुकेशन में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पढ़ाते थे, उनकी लोकल लैंग्वेजेस में। जो इलाइट वर्ग थे ना, जिनको उन्होंने पहले पढ़ाया था, उन्हीं को एज अ टीचर बना के भेज दिया करते थे, तो वही उनको पढ़ाते थे। तो हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश को यूज़ करते थे। सो फोर्थ वन इज प्रमोशन ऑफ फीमेल एजुकेशन। इन्होंने फीमेल एजुकेशन के बारे में बात की, तो इन्होंने फोकस किया फीमेल एजुकेशन पे। इन्होंने बोला कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट एनकरेज एस्टेब्लिशमेंट गर्ल्स स्कूल, ये गर्ल्स स्कूल भी बनने चाहिए और ट्रेनिंग होनी चाहिए फीमेल टीचर्स की, है ना, फीमेल टीचर्स को ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। इन्होंने प्रमोट किया टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को। वो डिस्पैच रिकमेंड द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल, कमर्शियल एंड वोकेशनल एजुकेशन। जो स्किल्ड एजुकेशन थी, जो कमर्शियल एजुकेशन थी, जो किसके काम आए, उनके काम आए, है ना। साइंस से रिलेटेड जो एजुकेशन थी वो सारी, और जो BBA वगैरह होते हैं, इन सब से रिलेटेड सब एजुकेशन को इन्होंने रिकमेंड किया। सो फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड लॉ वर प्रमोटेड टू डेवलप स्किल्स प्रोफेशनल। तो क्या क्या फील्ड स्टार्ट होने लगी, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, ये सारी चीज़ों को उन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। सो नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट की फीचर इज अ ग्रांट इन एड सिस्टम। तो इन्होंने ग्रांट इन एड सिस्टम स्टार्ट किया था, कि जो गवर्नमेंट का फंड था उससे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल हेल्प या असिस्टेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया था, स्कूल्स और कॉलेजेस को, ताकि उनको भी फंड मिल सके और वो और एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकें। ओके, दिस एनकरेज मिशनरी स्कूल्स। तो इससे क्या हुआ, मिशनरीज
स्कूल को एनकरेजमेंट मिली, मतलब बढ़ने लगे, एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टू एक्सपेंड एजुकेशन इन इंडिया। मिशनरी स्कूल्स क्या थे जो इन ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किए थे, जहाँ पे क्रिश्चियन एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। उसके बाद है 7th वन इज टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इन्होंने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किया। इनका जो एक तरह से रिकमेंडेशन थी कि स्पेशल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी एक तरह से सेटअप होने चाहिए, जैसे कि हमारे इंडिया में भी होता है ना, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है टाइम टू टाइम, जो भी अपडेशन होता है ना, अपग्रेडेशन होता है चीज़ों में, तो उसके लिए एक तरह से क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद है द वेल ट्रेन टीचर्स वर कंसिडर एसेंशियल फॉर स्प्रेडिंग मॉडर्न एजुकेशन। तो उनका ये मानना था कि जो वेल ट्रेन टीचर है, जो अच्छे से ट्रेंड है, जिनकी शिक्षा अच्छे से हुई है, जिनको नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, जो स्किल्ड है, वो क्या कर सकेंगे, मॉडर्न एजुकेशन को अच्छे से स्प्रेड कर सकेंगे, लोगों तक फैला सकेंगे। सो वेल ट्रेन टीचर्स ज़रूरी थे किसके लिए, स्पेशल मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए। उसके बाद आते हैं इम्पैक्ट ऑफ वुड डिस्पैच। अभी हमने पढ़ा था की फीचर्स, उससे पहले पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स। तो अब इम्पैक्ट क्या रहा वुड डिस्पैच के, इस वुड का डिस्पैच जो आया था चार्ल्स वुड का, उसका क्या इम्पैक्ट रहा इंडिया पे। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम थी वो इंडिया के हिसाब से थोड़ी मिली जुली सी स्टार्ट हो चुकी थी इंडिया में, यूनिवर्सिटीज़ बनना स्टार्ट हो गई थी। सो यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी, लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन, जिससे इंडिया की जो हायर एजुकेशन है, इंडिया का जो ग्रोथ है, वो और ज़्यादा बढ़ गया। फीमेल एजुकेशन को भी इन्होंने इम्पोर्टेंस दी कि वो भी क्या ले सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। तो उन्होंने स्कूल्स ओपन करे, किसके लिए, गर्ल्स के लिए। फिर है टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस किया था इन्होंने। जो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन थी वो भी स्टार्ट होने लग गई थी हायर एजुकेशन में, बिगिन टू डेवलप। द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फ्लरिश ड्यू टू द ग्रांट इन एड सिस्टम। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे वो भी क्या होने लग गए, बढ़ने लग गए, उनको भी बढ़ावा मिलने लग गया, किसकी वजह से, ग्रांट इन एड सिस्टम की वजह से, जिसमें क्या होता है कि जो एक तरह से सरकार थी वो ग्रांट देती थी किसके लिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए। आपने देखा ना, गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस होते हैं, कि उसको एड कौन करता है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन देता है, गवर्नमेंट देती है, बट वो एक तरह से सेमी एक गवर्नमेंट के टाइप से होते हैं। ओके, उसके बाद है नेगेटिव इम्पैक्ट। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इनका, द मेन एम ऑफ वुड डिस्पैच वाज टू क्रिएट एन एजुकेटेड क्लास लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट रादर देन प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। तो इनका भी जो मेन एम था वुड का, कि सिर्फ एजुकेटेड क्लास बनाना है इंडिया में जो लॉयल हो, जो उनके प्रति वफादार हो, किनके प्रति, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति, उनको नेशनल डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं था। ब्रिटिश जो इंग्लिश थे, इंग्लिश वॉज गिवन प्रेफरेंस ओवर इंडियन लैंग्वेजेस, की इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, क्योंकि हायर एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाता था, इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, विच अफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ लोकल नॉलेज एंड लिटरेचर। जिससे क्या हुआ, जो लोकल नॉलेज और लिटरेचर थी उससे उसमें ग्रोथ मिली, है ना। जो लोकल थी, मतलब वो एक तरह से अफेक्ट हो चुके थे, वो खत्म होने लग रहे थे, लोकल नॉलेज और लिटरेचर। उसके बाद था एजुकेशन रिमेन लिमिटेड टू द इलाइट क्लास, की एजुकेशन जो थी अभी भी इलाइट क्लास के पास थी, और जो विलेज लेवल एजुकेशन थी वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही थी अभी तक भी। सिस्टम फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग क्लर्क। तो सिस्टम का जो एक तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, इनका जो फोकस था वो सिर्फ क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटर्स को बढ़ावा देना या प्रोड्यूस करना, बनाना, रादर देन साइंटिस्ट, इंजीनियर, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। कि उन्होंने एजुकेशन तो टेक्निकल और वोकेशनल दोनों दे दी थी, बट उनका जो मेन एम था वो क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाना, जो उनके कामकाज में हेल्प कर सके, ना कि उनका मेन एम ये नहीं था कि साइंटिस्ट बनने चाहिए, इंजीनियर बनने चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट बनने चाहिए। नो, ये सब वो उन पर ही था, वो खुद ही ऐसे होते थे, और जो इंडियन लोग थे उनको उन्होंने क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ज़्यादा फोकस किया। फिर उसके बाद है इम्पैक्ट थर्ड। अच्छा, ये दोबारा से आ गई, चलो कोई नहीं। ये तो हमारा हो गया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हमने पढ़ लिया। उसके बाद आते हैं वेस्टर्न ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो अभी हमने पढ़ा, पहले हमने पढ़ा था इसके बारे में, मैकले मिनट के बारे में, मैकले मिनट क्या था। फिर हमने पढ़ा वुड डिस्पैच के बारे में। सो अब हम पढ़ेंगे कि वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, जो अभी हमने पढ़ा है वही वेस्टर्नाइजेशन है, पर उसको एक आपका ये टॉपिक है तो उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन क्या है, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन रेफर टू द प्रोसेस थ्रू व्हिच ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज रिप्लेस्ड विद अ वेस्टर्न स्टाइल करिकुलम। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का क्या मतलब था, कि जो इंडिया का ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है
उसको रिप्लेस कर देना किसके साथ, वेस्टर्न स्टाइल करिकुलम, कि जो वेस्टर्न के लोग थे, मतलब यूरोपियन साइड के जो लोग आए थे हमारे यहाँ पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने अपनी एजुकेशन, अपने करिकुलम को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में, इंस्टीट्यूशंस बनाने स्टार्ट कर दिए। देखा था ना आपने, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास थी, बॉम्बे थी, है ना, ये किसके बेस पे बनी थी, किसके मॉडल के बेस पे, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बेस पे। सो ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया जो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग थे, और टीचिंग मेथड भी उन्होंने अपने हिसाब से ही स्टार्ट करा। तो वेस्टर्नाइजेशन मतलब क्या हुआ, कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाना जो वेस्टर्न स्टाइल को अपनाता हो और ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल दबाता हो। उसके बाद है दिस ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन विद द चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट आया था सबसे पहले 1813 में। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जब ब्रिटिशर्स आए थे, एजुकेशन के बारे में इन्होंने सोचा था कि हमें कुछ लोगों की ज़रूरत है इंडिया से ही, ताकि वो इंटरप्रेटर का काम कर सके, एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर सके। तो इन्होंने चार्टर एक्ट लाया था 1813 में। उससे भी पहले, किससे भी पहले, मैकले मिनट से भी पहले इन्होंने ये देखा था। इसमें इन्होंने क्या किया था कि एजुकेशन होनी चाहिए, और 1 लाख रुपीज़ का इन्होंने क्या रखा था, ग्रांट रखा था एक तरह से, है ना, कि 1 लाख रुपीज़ होना चाहिए ग्रांट, जिसमें हम सारी एजुकेशन करा दें इंडिया वालों को। बट वो क्या हो गया, कम पड़ गया। तो उसके बाद ये जो चार्टर एक्ट था वो खत्म हो गया, इसका कोई मकसद नहीं रहा। तो उसके बाद क्या आया, फिर मैकले मिनट आया। मैकले मिनट ने ज़्यादा एक तरह से हाइप कर दिया इंग्लिश एजुकेशन को। फिर उसके बाद और भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया वो डिस्पैच के कमीशन के आने के बाद, जो 1854 में आता, हमने पढ़ा था। वाई इट इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न एजुकेशन, इसमें क्या हुआ था कि मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। इट ऑल्सो लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस लर्निंग सिस्टम। जो हमारे पुराने लर्निंग सिस्टम्स थे, जो हम संस्कृत में पढ़ते थे, पर्शियन लैंग्वेज में पढ़ते थे, है ना, तो उनको इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। बौद्ध धर्म, या फिर आप बोल सकते हो मुस्लिम, या फिर हिंदूज़्म, सबको इन्होंने एक तरह से ख़त्म कर दिया। उसके लर्निंग सिस्टम को ख़त्म कर दिया इन्होंने। मदरसाज ख़त्म कर दिए इन्होंने। जो हमारे मठ थे, या फिर एक बात बोल सकते हैं गुरुकुल थे, उन सबको इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, अपनी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करा था इंडिया में। उसके बाद है की फैक्टर्स बिहाइंड द वेस्टर्नाइजेशन की। तो की फैक्टर कौन कौन से थे, अभी हमने पढ़ा था मैकले मिनट के बारे में, कि मैकले मिनट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, हमारी इंडिजीनियस एजुकेशन को दबाने के लिए और अपनी एजुकेशन को लाने के लिए। तो इसमें हमने पढ़ा था कि इंग्लिश इन्होंने बोला था, और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था संस्कृत, अरेबियन और पर्शियन को। और इनका मेन एम था कि इलाइट वर्ग के लोगों को ही एजुकेशन दी जाए, जो इंटरप्रेटर का काम कर सके, जिनका जो थॉट है वो वेस्टर्न थॉट बन जाए, उनको ऐसे एजुकेशन देना। फिर वो डिस्पैच आए, इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। सो इन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। इन्होंने एजुकेशन लेवल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, 3 लेवल्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटीज़ को, यूनिवर्सिटी लेवल में। फिर इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश की इनके टाइम में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश हुई, जिसमें सिर्फ क्या पढ़ा जाता था, इंग्लिश एजुकेशन में, वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में पढ़ा जाता था। उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस टीचर ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। इन्होंने बोला था कि टीचर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, ताकि वो प्रमोट कर सके हमारी एजुकेशन को, वेस्टर्न एजुकेशन को। एनकरेज फीमेल एजुकेशन, इन्होंने फीमेल एजुकेशन के लिए भी काम किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, थर्ड वन इज ग्रोथ ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की। इसके बाद क्या हुआ, इंग्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बढ़ने लगे, क्योंकि जो वो इस पैसे उन्होंने ग्रांट इन एड सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको भी हेल्प मिल जाती है, फाइनेंशियल हेल्प, ताकि वो भी क्या कर सके, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सके किसी भी जगह पे, और लोगों को इंडिया की बजाय, इंडियन लैंग्वेज की बजाय इंग्लिश में ही क्या दे सके, एजुकेशन दे सके। सो ब्रिटिश स्पॉन्सर स्कूल्स एंड कॉलेजेस रिप्लेस ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग सेंटर्स लाइक गुरुकुल्स, मदरसाज एंड पाठशालास। तो ब्रिटिश क्या करने लगा है कि उन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस को स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर दिया, रादर देन किसको, जो हमारे ट्रेडिशनल लर्निंग सेंटर हुआ करते थे, जैसे गुरुकुल, मदरसा और पाठशाला, इनको इन्होंने बिल्कुल रिप्लेस कर दिया, इनको इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इन्होंने किसको स्पॉन्सर किया, स्कूल्स और कॉलेजेस को। पहले कोई स्कूल बोलता था, आपने अभी वैदिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, इससे पहले बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, क्या कभी आपने स्कूल सुना, नहीं, स्कूल बोला ही नहीं जाता था, स्कूल होते ही नहीं थे। क्या होता था, गुरुकुल होते थे, मदरसाज होते थे, पाठशालाज होती थी। उसके बाद द यूनिवर्सिटीज फॉलो द ब्रिटिश मॉडल एंड फोकस ऑन वेस्टर्न लिटरेचर, साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो ब्रिटिश मॉडल पे ही बेस्ड थी। देखा था ना हमने कि लंदन जो यूनिवर्सिटी थी उस पर बेस्ड थी सारी हमारी, जो ये यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने बनवाई थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तो और बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी इसी चीज़ को फॉलो करती थी, वेस्टर्न लिटरेचर को, जो उनके साहित्य थे उनको, उनकी साइंस को, मतलब साइंस की चीज़ों को, और एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ों को। उसके बाद जो प्राइवेट मिशनरी स्कूल्स थे, प्रमोटेड क्रिश्चियनिटी अलोंग साइड
वेस्टर्न एजुकेशन। अब उन्होंने क्या किया, वेस्टर्न एजुकेशन तो करना स्टार्ट ही कर दिया और अपने धर्म का भी प्रचार करने लगे वो। अब वो क्रिश्चियनिटी को भी प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये था किस चीज़ के लिए, की फैक्टर बिहाइंड द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन की ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारे इंडिया में क्या हुआ, इंडिया की जो एजुकेशन है उसको दबा के वेस्टर्नाइजेशन हो गया हमारी इंडियन एजुकेशन में, मतलब वेस्टर्न लोगों का प्रभाव आ गया हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। सो इम्पैक्ट क्या है इसके, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑन इंडियन एजुकेशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था, हमें साइंस के बारे में, मैथमेटिक्स, लॉ, जैसे हमें पता था इन सब चीज़ों के बारे में, इतने महान ऋषि हुए हैं उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता था, बट इसको एक तरह से सिस्टमेटिक वे में बना दिया इन्होंने कि इन्होंने ये बोला कि हम ही लाए हैं ये सारी चीज़ें, तुम्हारे इंडिया में तो थी ही नहीं। सो इस ऐसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गए, साइंस, मैथमेटिक्स, लॉ, मेडिसिन रिप्लेस रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल स्टडीज़। जो हमारी रिलीजियस और फिलोसॉफिकल स्टडीज़ थी, लोगों की फिलोसफीज थी, उनके मंत्र तंत्र थे, उनको रिप्लेस कर दिया इन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स और लॉ ने। उसके बाद स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताया, हेल्प्ड इन नेशनल इंटीग्रेशन एंड एक्सेस टू ग्लोबल नॉलेज। तो इससे हमें क्या हुआ, एक फ़ायदा हुआ कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में भी पता चला, हमें पता चला कि इन सब लैंग्वेज के अलावा भी एक इंग्लिश लैंग्वेज होती है। फिर उससे क्या हुआ, नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलता है, मतलब और देशों के साथ हमारा जो मेल मिलाप है वो ज़्यादा बढ़ने लग गया, जिससे हमें ग्लोबल नॉलेज होने लगी। सो द राइज ऑफ एन एजुकेटेड मिडिल क्लास, तो उससे क्या हुआ, जो मिडिल क्लास है उसमें राइज आने लग गया, मतलब उसमें बढ़ावा आने लग गया, एक तरह से बोल सकते हो, वो बढ़ने लग गए, पढ़ने लग गए एजुकेशन। सो क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ इंडियन प्रोफेशनल थिंकर एंड रिफॉर्मर, जिससे कि इन चीज़ों का एक तरह से राइज हुआ, हमारे जो इंडियन प्रोफेशनल्स थे, थिंकर्स थे और रिफॉर्मर्स थे, है ना, जैसे गीजू भाई बदेगा, है ना, और भी बहुत सारे, जैसे सावित्री बाई फूले। तो इन सब चीज़ों का किस वजह से हुआ, इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से हुआ। उसके बाद है एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, कि वीमेन के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। जैसे पहले ऐसा तो था नहीं कि फीमेल को एजुकेशन नहीं मिलती, बट फिर भी उन पे लैक होता था कुछ ना कुछ, है ना, पर इन्होंने क्या किया, वीमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, फीमेल एजुकेशन को, लीडिंग टू ग्रेटर सोशल अवेयरनेस, जिससे सोसाइटी में अवेयरनेस फैली, है ना। सो फाउंडेशन ऑफ नेशनलिज्म, तो इन्होंने क्या किया, नेशनलिज्म का फाउंडेशन किया। इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन लाइक राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू लेड रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो अब एजुकेशन आने की वजह से ही इन्होंने देखा कि इनकी ऐसी एजुकेशन है, हमारी भी तो ऐसी एजुकेशन थी, है ना, तो इनमें और हमें फ़र्क क्या। तो इस वजह से क्या हुआ, उन एक तरह से मूवमेंट्स हुए, है ना, स्ट्रगल हुआ इंडिपेंडेंस के लिए। जब एजुकेशन होगी तभी तो होगा ना, किसी को नॉलेज होगी, अगर उन्हें नॉलेज ही नहीं होती, यही होता कि सिर्फ उन्हें इंडियन के, उनके वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में पढ़ाना चाहिए बस, है ना, ऐसे ही होता तो उनको कैसे पता चलता। तो इससे क्या हुआ, नेशनलिज्म की भावना फैली किसमें, लोगों में, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने, है ना, सती प्रथा के बारे में कहा था, और महात्मा गांधी जी की नॉन वायलेंस के ऊपर फिलोसफी। तो इसकी वजह से नेशनलिज्म को बढ़ावा मिला। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहे, डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन, जो हमारी पहले की इंडियन एजुकेशन थी उसको बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। आज भी जो ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन है वो नहीं आ पाई है अभी तक भी, है ना। सोचो, इंडिजीनियस लर्निंग सिस्टम थे उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, है ना, उसको फंड देना और इम्पोर्टेंस देना ख़त्म कर दिया। द एजुकेशन फॉर द इलाइट, सिर्फ इलाइट लोगों के लिए सबसे ज़्यादा एजुकेशन होती थी, बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एजुकेशन नहीं मिलती थी, उनको बिल्कुल अनपढ़ छोड़ दिया जाता था, इलिटरेट छोड़ दिया जाता था। उसके बाद वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस आ गया था इंडियंस में, जो ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ थी, हमारे इंडिया की वैल्यूज़ थी, है ना, कल्चर थे, रूल्स थे, कस्टम थे, ट्रेडिशंस थे, उनको बिल्कुल क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। और जो हमारे वेस्टर्न, जो उनकी वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस हो, उनको वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ को ज़्यादा फेवर किया, और बाकी चीज़ों को उन्होंने साइड लाइन कर दिया, साइड में कर दिया। फिर उसके बाद है फोकस ऑन क्लैरिकल जॉब्स, की इन्होंने बोला तो था कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, बट इनका जो फोकस था वो क्लैरिकल जॉब्स के लिए ही था, कि वो उनका कामकाज संभाल लें, उनकी नौकर बन के काम करें बस, है ना। तो सिस्टम मेनली प्रोड्यूस क्लर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटर, नॉट साइंटिस्ट एंड इनोवेटर। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास। आज हमने पढ़ा इन सब चीज़ों के बारे में। क्या क्या पढ़ा आज हमने, आज हमने कॉलोनियल एजुकेशन के बारे में पढ़ा, कि इंडिया में कॉलोनियल एजुकेशन, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी हमारे इंडिया में, तो उन्होंने अपने एजुकेशन को कैसे फैलाया, कौन सा सबसे पहले कमीशन आया था, जैसे कि चार्टर एक्ट सबसे पहले आया था वैसे 1813 में। इन्होंने ये बोला था कि 1 लाख फंड रखा था उन्होंने एजुकेशन के लिए, जो कि
ख़त्म हो चुका था बाद में, क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी। उसके बाद मैकले ने सोचा कि इंडिया की जो हमारी इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी को कैसे हिलाया जाए, इनकी यूनिटी को कैसे ख़त्म किया जाए। तो इन्होंने एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे दिया फिर, कि इनकी जो एजुकेशन उनको बिल्कुल ख़त्म कर दो, जिससे क्या हो, इनकी जो यूनिटी है वो ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद आया वुड डिस्पैच कमीशन, जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत ध्यान रखा इंडिया की एजुकेशन का, पर उनका भी मेन फोकस क्या था कि सिर्फ क्लैरिकल जॉब्स और एडमिनिस्ट्रेटर और अपने धर्म का प्रचार करना और अपने लोगों को बढ़ावा देना। सो ये आज हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या होता है, कि वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है एजुकेशन में, कि सिर्फ इंडिजीनियस जो एजुकेशन थी हमारी उसको ख़त्म करके वेस्टर्न लोगों को, मतलब यूरोपियन कल्चर को अपनाना, है ना, तो उनकी एजुकेशन को अपनाना। ये सारी चीज़ें हम आज हमने इस वीडियो में पढ़ी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, दैट इज़ इजी पथ एजुकेशन। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और आप नोट्स के लिए और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए, अदर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बाकी प्लेलिस्ट के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।